ऑलराइट गाइस, सो आज हम जिस राइटर के बारे में बात करने लगे हैं, कहते हैं कि ये अगर ज़्यादा टाइम ज़िंदा रहता तो वो विलियम शेक्सपियर से भी ज़्यादा अच्छा राइटर बन सकता था। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स का ये कहना है और इनका नाम है जॉन कीट्स और ही वॉज बोर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821। सो ही वॉज ओनली 26 ईयर्स जब वो पास्ट अवे हुए हैं। और इनकी एक बड़ी अच्छी जो लाइन है कि ब्यूटी इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ रियलिटी। इसको हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो ज़रा इनका क्रिएटिव जो ट्रेजिक किस्म का जो लाइफ स्टाइल है उस पर थोड़ा सा मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि ओरिजिन इनका क्या है। लंदन में पैदा हुए 31 अक्टूबर 1795। बैकग्राउंड क्या है कि एक बराबर दरमियानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। फादर की जल्दी डेथ हो गई थी और मॉम जो हैं लॉस्ट टू ट्यूबरक्लोसिस, उनको टीबी हो गया था, सांस की जो बीमारी होती है। और ये जो हैं जी क्लास जो थी सर्जन की थी एंड रिटायर्ड थे। आप आते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब इनकी राइटिंग से लगता है कि हसास बहुत ज़्यादा थे। एंड देन सेकेंडली इनकी हेल्थ बहुत ख़राब थी, लो होती थी। एंड मैक्सिमम इमेजिनेशन, मतलब जो इनकी राइटिंग में नज़र आता है बहुत ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव इंसान थे। जैसे कि ये लाइन पढ़ें, शेप्ड बाय अर्ली लॉस अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन्स फ्रेजिलिटी। मतलब शुरू में इन्होंने देख लिया जैसे बाप की डेथ होगी, माँ की डेथ होगी, तो ज़िंदगी कितनी कमज़ोर है, इंसान कितना कमज़ोर है। ही डिड नॉट राइट टू प्रीच बट टू फील। इसने बहुत से राइटर होते हैं ना, वो लिखते हैं कि लोगों को सिखाएं, कुछ नया लेसन सीखें, अवेयरनेस आए, उसको हम प्रीचिंग बोलते हैं, अपने रिलीजन की, अपने थॉट्स की, इज़म्स की। लेकिन ये कहते थे कि लोगों को फील होना चाहिए, जो कुछ वो आसपास अपनी ज़िंदगी में इनसाइड एंड आउटसाइड फील करते हैं उसको बस वो एक्सप्रेस करते थे। इनका यही कोर मिशन होता था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखें, प्रोफेशनली ये एक सर्जन थे, लेकिन बन क्या गए, एक पोएट। ट्रेन टू हील बॉडीज़, इंसानी जिस्मों का ख्याल रखना था, उनको बेहतर करना था, इलाज करना था। लेकिन उनका काम बना ट्रांसलेट इमोशंस, लोगों के एहसासात का इजहार करना, लफ्ज़ों में लेके आना। आम लोग जो बात करना चाहते हैं उसको कैसे दूसरों तक पहुंचाना, थ्रू वर्ड्स। इन्होंने मतलब एक ट्रेजिक, देखे ना, सर्जन का क्या काम होता है, उसके पास इस तरह की टूल्स पड़े हुए होते हैं और वो सारा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जबकि इधर दूसरे टूल्स हैं, लिखने वाले टूल्स हैं। तो ये इनकी लाइफ में एक तरह का पाइवोटल चीज़ थी कि खुद मेडिकल की फील्ड से थे लेकिन साथ आर्ट्स में चले गए। ये आपने कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, जब भी नेगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र आएगा तो जॉन कीट्स का जिक्र करना है। देखें, दो तरह की ज़िंदगी हैं। एक है लॉजिक की ज़िंदगी, आर्गूमेंट्स की, फैक्ट की, कि 2+2=4, राइट। एक और दुनिया मिस्ट्री की, इमोशंस की, अनसर्टेनिटी की, कि जहाँ पर कुछ पता नहीं है, अंधेरा है, एक एहसास हैं, बस ख्यालात हैं जिनका कोई फैक्चुअल ग्राउंड नहीं है। तो इनके यहाँ पाई जाती है द एबिलिटी टू लिव इन अनसर्टेनिटी विदाउट रीचिंग फॉर फैक्ट आर रीज़न। एक ऐसी तबीयत, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा ख़याल जिसमें आप ज़िंदा रहते हो, जिसमें गैर यकीनी कैफियत होती है। आप कभी फैक्ट की तरफ, फाइनल आउटकम की तरफ नहीं जाना चाहते। अनसर्टेनिटी की जो फीलिंग है उसके अंदर रहना, इसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। कि अपनी शख्सियत का ख़त्म कर देना, अपने एहसास को ख़त्म कर देना और एक गैर यकीनी ज़िंदगी गुजारना जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, उसे हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। ट्रस्टिंग फीलिंग आवर लॉजिक, इमेजिनेशन आवर आर्ग्यूमेंट्स। वही अपने फीलिंग का ज़्यादा ख्याल करना, दिल से ज़्यादा सोचना, दिमाग से कम सोचना। इमेजिनेशन जो मतलब तस्वुरात हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करना बजाय इसके कि जो लॉजिक वाली बात हो उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट सेज फैनी ब्राउनी। ये इनकी जो लवर थी, ठीक है, ये बिलवर्ड भी थी। इनफैक्ट ये इनसे प्यार करते थे, लेकिन इनके रास्ते, और इनफैक्ट जॉन कीट्स ने कहा था कि लव इज़ माई रिलीजन, आई कुड डाई फॉर दैट। कहते थे कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, मैं इसे अपने मज़हब की तरह समझता हूँ और मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और फिर द म्यूज़ भी है इनकी, ही फेल डीपली इन लव बट फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड फेलिंग हेल्थ मेड मैरिज इम्पॉसिबल। 3-4 चीज़ें हैं। एक तो बहुत ब्राइट स्टार थे, लेकिन ज़िंदगी में एक पॉवर्टी आ गई, फिर रास्ते में पैशन आ गया, ऊपर से टॉर्चर, ये सारी तबीयत इन चीज़ों ने ख़राब कर दी है इनको।
तो एक फाइनेंशियल स्ट्रगल ने और दूसरे ख़राब सेहत ने उनकी मोहब्बत को, उनकी शादी को इम्पॉसिबल बनाया। ये दो चीज़ें याद रखें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट सेज द ग्रेट ईयर। कौन सा ग्रेट ईयर है? इसमें इनकी पोएम्स जो हैं वो पब्लिश्ड भी हुई हैं, क्रिटिसाइज्ड भी हुई हैं, और इसको मिरेकल ईयर भी कहा जाता है दूसरी तरफ। सो ये जो 1817 से 1808 का ये बहुत इमोशनली इनका स्ट्रॉन्ग टाइम है। और इसी तरह 1819 का जो टाइम है, इनकी बहुत सी ओड्स हैं, द एव ऑफ द सेंट एजनीस, इस तरह की बहुत सी इन्होंने नज़में लिखी हैं इस टाइम पे, बहुत ही ब्राइट, कलरफुल और इफ़ेक्टिव लिखी हुई हैं। सो इन्हें इसी वजह से कहा गया कि एन एक्सप्लोजन ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट सिक्योर्ड हिज प्लेस इन हिस्ट्री। इन्होंने इतना अच्छा काम इस टाइम पे किया है 1819 में कि कहा जाता है कि इनका नाम हिस्ट्री में आया भी इसी वजह से। आज देखें कितना आगे 200 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, हम उनको याद इस वजह से कर रहे हैं कि इन्होंने काम इस टाइम पे बहुत अच्छा किया है। द टाइमलेस सॉन्ग, ये एक और चीज़ है, जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी, दूसरा आपने याद रखनी है एस्केपिज्म। सो द वेरीनेस, द फीवर, द फ्रेट, ये सारे मिजाज हैं। इसमें ये है कि ये एक बर्ड दिखाया गया है इस सॉन्ग के अंदर, जो कि बर्ड नहीं है, ये एक आर्ट का सिंबल है जो बताता है कि इंसान कैसे ख़त्म हो जाता है या आर्ट कैसे ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट अ लॉन्गिंग टू फेड फार अवे इनटू द फॉरेस्ट हिम। मतलब ऊपर देखें ना, मतलब रोशनी आ रही है, चांद की रोशनी छिनछिनाती करती हुई दरख्तों के अंदर, और इन्होंने इस तरह बेड से अंदर आके सारे सीन को देखा, ऐसा सॉन्ग। सो ये जो एक ख्वाहिश है कि उसके अंदर, इस रोशनी के अंदर, इस दरख्तों के झुंड के अंदर इसी तरह हमेशा रहना, इसको बोलते हैं द टाइमलेस सॉन्ग, और इसको भी एस्केपिज्म बोलते हैं। तो ये क्या है, देखें ना, रियलिटी से दूर जा रहे हैं, इमेजिनेशन की वर्ल्ड में जा रहे हैं। Let's move on to the next part. You don't have to forget this name. This is one of the classics of English literature, और इसको प्योर लिटरेचर में भी कंसिडर किया जाता है, जो मैं अगली किसी एपिसोड में एक्सप्लेन करूँगा कि प्योर लिटरेचर क्या है। आप इमेजिन करें, इस पोएम में बताया गया कि ये एक पूरा बाउल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, दो लवर्स हैं और बहुत करीब हैं। इसी तरह एक प्लांट है, ट्री है, जिसके लीव्स जो हैं गिरे नहीं हैं। सो ये दोनों प्यार करने वाले हमेशा साथ खड़े हैं, प्यार नहीं करते लेकिन साथ रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये सारी इसमें फीलिंग जो है ना, जॉन कीट्स ने अपनी ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में बताई हैं। अब इसमें एक ये सवाल है कि क्या हमेशा रहना एक अल्लाह की तरफ से नेमत है, रहमत है, एक खुशी की बात है, या एक कर से बहुत बुरी खबर है, लानत वाली बात है जिससे डरा जाए हमेशा रहना, ये सवाल किया गया है। दूसरी तरफ जॉन कीट्स जो है ना, उनका ओपिनियन अपना ही, और इट इज़ वन ऑफ द फेमस लाइंस इन इंग्लिश लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर इनफैक्ट, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। जो आपने गाना सुन लिया ना अपने कानों से, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपने नहीं सुना, दोज अनहर्ड आर स्वीटर, जिनको आपने सिर्फ इमेजिन किया, जैसे आप माइंड में सोचते हैं कि यार वो खाना मैंने खाया था 5 साल पहले, और उस खाने की जो खुशबू थी और उसको सोचते हुए आपकी ज़ुबान पे जो जायका आता है, या कोई सॉन्ग आपने बहुत पहले सुना था और इमेजिन करते हैं कि इसी तरह का कोई और सॉन्ग आपके जहन में आ जाता है, सुनने को मिलता है, तो कितना प्यारा होगा। सो ऑल अबाउट इमेजिनेशन, आपके तस्वुरात की जो दुनिया है वो रियलिटी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का की कॉन्सेप्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द ऑटम। ये ज़िंदगी के जैसे आता है ना, ज़िंदगी में आप एक दरख्त को देखे, उसकी बहार आई हुई होती है, फिर ऑटम का जो टाइम आता है उस टाइम पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। पत्ते गिरने का मतलब उन्होंने ये नज़म में बताया कि हम अपनी ज़िंदगी की आखिरत को कबूल कर रहे हैं, क्यों ना प्रेजेंट टाइम में रहा जाए, और नेचर जिस तरह राइप होती है इसी तरह कंप्लीट विदाउट अर्जेंसी। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती है और फिर ये साइकिल चलता रहता है। ये नज़म इन्होंने उस टाइम लिखी अपने फाइनल फेज़ ऑफ हेल्थ, जब वो बिल्कुल एंड पे थे और ख़त्म हो रहे थे, ज़िंदगी से जा रहे थे। दैट सी एस्केप, दिस पोम सेलिब्रेट्स द नाउ। सो इस पोम में ये बताया गया कि अभी के लम्हे मौजूद को, राइट नाउ को एंजॉय किया जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि उनकी सोनेट्स हैं, व्हेन आई हैव फियर्स कन्फ्रंटिंग द टेरर ऑफ डाइंग बिफोर ग्रेटनेस। ये एक डर है कि मैं कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं बन सकूँ, उससे पहले मर जाऊँगा। फिर है जी चैपमैन्स होमर, इलेक्ट्रिक एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरी।
कोई भी इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को जब आप हासिल करते हो, डिस्कवर करते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो आपके अंदर जो एक्साइटमेंट आती है। फिर आ जाता है ब्राइट स्टार, आ प्ली फॉर स्टेड फास्ट इटर्नल लव। ये वही है कि मुझे एक ऐसा प्यार मिले जो हमेशा के लिए हो। ये उनकी अंदर कहानी में, उनकी ज़िंदगी में भी मिलता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट मास्टरी है, इमोशनल ऑनेस्टी कंप्रेस्ड इन 14 लाइन्स। 14 लाइन्स का जब भी जिक्र आएगा तो सोनेट का जिक्र आएगा। तो और इनकी सोनेट्स क्लासिक्स में से समझी जाती हैं, एक से बढ़ के एक इन्होंने लिखी हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द शेडो। शेडो क्या है? आपका छाया है, आपका साया है। मोर्टैलिटी, आपकी ख्वाहिश है कि आप हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हो, लेकिन ही हिमसेल्फ स्ट्रगल अगेंस्ट टाइम। आहिस्ता आहिस्ता उनका अपना टाइम पूरा होता है कि द वेरी डिजीज इज ट्रीटेड एज अ सर्जन, जो खुद एक सर्जन हो के टीबी के ख़िलाफ़, उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ाई करते थे, इवेंचुअली उसी ने इनको ख़त्म कर दी और इनकी जान चली गई। Here lies one whose name was writ in water. Rome, February 23, 1821, age 25. ये उनकी ज़िंदगी, जब वो मर गए 1821 में, only he was 26 year old as we spoke before, roughly 25 लगा दें। सो उन्होंने लिखा कि यहाँ पे वो इंसान मरा हुआ है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसने पानी के ऊपर लिखना सीखा था, जिसको ये आर्ट आता था कि पानी के ऊपर लिखा जाए, नामुमकिन के बारे में लिखा जाए, नामुमकिन के ऊपर लिखा जाए। अब हिस्ट्री ने उनको एक तरह से रॉन्ग प्रूव किया। वजह क्या है कि आप अगर दोबारा इसमें देखेंगे, पानी के ऊपर जिसने लिखा वो तो ज़्यादा टिकता नहीं, इंसान ख़त्म हो जाता है। आप कुछ भी लिखो पानी के अंदर डूब जाता है। तो इनका डर था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। आगे क्या हुआ हिस्ट्री में, क्या है भाई, 1821 में ये ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है। इन्फ्लुएंस विक्टोरियन टाइम में भी रहा। मॉडर्निस्ट एप्रिसिएशन उसके बाद वाले राइटर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोबल आइकॉन बन गए। आज आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो इसके बगैर इनकम्प्लीट है। तो ये इनका जो खौफ था ना कि मैं कभी भी ज़िंदा नहीं रहूँगा, वो आज भी ज़िंदा हैं। हिज वर्ड्स कंटिन्यू टू ब्लूम लॉन्ग आफ्टर द ऑटम ऑफ हिज लाइफ। तो वही उसी बात का जवाब कि वो मर चुके हैं लेकिन आज भी वो जिंदा हैं। एंड रिगार्डेड टुडे इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। सो ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever. So ये deep beauty carries its own wisdom beyond facts. True beauty never fades, it nourishes the human spirit eternally. तो जो खूबसूरत चीज़ है वो हमेशा से रहने वाली है, और जो चीज़ हमेशा रहती है वही खूबसूरत है। ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते ख़यालात हैं, और जो खूबसूरत चीज़ है वो सबसे बड़ी खुशी की खबर भी है। राइट। सो अगर हम ज़रा इनकी चीट शीट पे बात करें, जॉन कीट्स के बारे में, तो 1795 सर्जन, पोएट, प्लैग्ड बाय लॉस एंड टीबी। ठीक है, स्टाइल वही सेंशुअल था, म्यूज़िकल था, नेगेटिव कैपेबिलिटी थी। द मास्टरपीसेस हमने डिस्कस किए, ओड ऑन अग्रेशन ऑन टू अग्रेशन ऑन ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अग्रेशन ऑन टू ऑटम। ये तीन हमने काम भी डिस्कस कर दिए। और इनकी लेगेसी ये है कि द ब्यूटी एंड ट्रूथ आर इनसेपरेबल। ये बात उन्होंने कही भी है। हम जैसे अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ब्यूटी जो होती है ना वो हमेशा रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है, वो साथ ही है ट्रूथ के साथ। सो ट्रूथ और ब्यूटी लास्टिंग है, यही उनका पैगाम था। दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन कीट्स। आपने कुछ भी इस बारे में अपना फीडबैक देना हो टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। कोई मसला, परेशानी, इश्यूज़ या कन्फ्यूजन हो, आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।